Good morning students and again welcome to our social science class. From today class I am going to start our new chapter of history. It is the first empire, Ashoka the Great. In this chapter we study about the Ashoka the Great, his Dhamma, and we also study about the Kalinga War which was a milestone of our Indian history. तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे डिटेल में अशोका द रूलर के बारे में, फिर किस तरीके से उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद अपनी पॉलिसीज को चेंज करा और कैसे उनके धम्मा जो कि बुद्ध रिलीजन था उसको इंडिया में और उसके बाद उन्होंने एक्सपेंड करा. वी स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर. वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 600 BC to 400 BC देयर अपीयर्ड इन इंडिया ए फ्यू पावरफुल किंगडम एंड रिपब्लिक्स. जैसे इसमें लिखा है 600 BC से 400 BC के बीच में इंडिया में कुछ नए रिपब्लिक्स डेवलप हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे. द फर्स्ट वर स्मॉलर स्टेट नोन एज जनपदा. विद द पासेज ऑफ टाइम दिस जनपदा कंक्वेड द नेबरिंग स्टेट एंड थस वर फॉर्म्ड बिगर स्टेट नोन एज महाजनपद. हम पहले बात करते हैं जनपदा एक छोटा सा स्टेट होता है, फिर छोटे स्टेट्स ने अपने आसपास के स्टेट्स को उनमें मिला लिया, अटैक कर उनको जीत लिया, तो जनपदा किसमें कन्वर्ट हो गया, महाजनपदा में. A little before Buddha, northern India came to be divided into 16 such महाजनपदा. लॉर्ड बुद्धा से पहले पूरा इंडिया इस तरह के 16 महाजनपदा के अंदर डिवाइड था, जो कि हमने चैप्टर्स में पढ़ा है, उनके नेम भी हमने पढ़े. विद द पासेज ऑफ टाइम मगधा अंडर बिंबिसारा एंड हिज सन अजातशत्रु इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया. हम इसके पहले की बात करें तो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर किस तरीके से बिंबिसारा और अजातशत्रु के कंट्रोल में इंडिया बहुत ज़्यादा उसमें पावरफुल स्टेट बन गया था. These rulers were not only great conqueror but also great administrator. So under them Magda progressed by leaps and bounds. Under the next rulers like Nanda, especially Mahapadma, Nanda Magda conquered its progress further. With Alexander invaded India in 326 BC, Magda was being ruled by Nanda ruler Dhana Nanda. पर इसके बाद जो रूलर्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और जैसा हमने पढ़ा 326 BC में जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर जो हमारा एम्पायर था मगधा एम्पायर पर अटैक करा, तो उस समय वहाँ के जो रूलर थे कौन थे, दे आर धनानंदा. चंद्रगुप्ता मौर्य वॉज प्रोबेबली फ्रॉम द मौर्यन ट्राइब, ए फैमिली ऑफ पिकॉक ब्रीड्स. ही इज बिलीव्ड दैट ही सर्व इन द नंदा आर्मी. ही लेफ्ट द आर्मी व्हेन ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द नंदा किंग. चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक मौर्य ट्राइब्स मौर्य जनजाति को बिलोंग करते थे और एक पिकॉक ब्रीड्स फैमिली को बिलोंग करते थे, वो नंदा आर्मी के अंदर वर्क करते थे. पर जब वहाँ पर उनको ह्यूमिलेटेड किया गया, उनको शोषण किया गया, उनको परेशान किया गया, तब उन्होंने क्या करा, नंदा किंग को छोड़ दिया. चंद्रगुप्ता मौर्य एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर. मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ कन्फ्यूजन विच प्रिवलेड इन पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, young Chandragupta Maurya, with the help of his companion of Guru Chanakya, who is also known as Kautilya and Vishnugupta, drove the Greek out of Punjab and conquered it in 322 BC. जैसे हमने पढ़ा मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ, जैसे अलेक्जेंडर इंडिया से वापस गया, मगधा एम्पायर से वापस गया, तो जो नॉर्थ पंजाब का एरिया था वहाँ पर चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपना कंट्रोल करा और 322 BC के अंदर वहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रोल करा. मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द अनपॉपुलरली ऑफ द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा, ही कॉन्क्वेर्ड मगधा इन 321 BC. जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, उनको उन्होंने डिफीट करा धनानंदा को, और 321 BC में उन्होंने मगधा पर अपना कंट्रोल कर लिया. देन ही नेवर लुक बैक एंड एडेड वन टेरिटरी आफ्टर अनदर टू हिज स्टेट. उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद दूसरी टेरिटरी को वो अपने राज्य में मिलाते चल गए. ही सुन ट्रांसफॉर्म इनटू वास्ट एम्पायर. कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य वहाँ पर बना लिया. इन 305 BC व्हेन सेल्यूकस ए ग्रीक जनरल इन्वेटेड इंडिया, चंद्रगुप्ता मौर्य डिफीटेड हिम. जब 305 में सेल्यूकस ने इंडिया पर अटैक करा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको डिफीट करा, उनको वॉर में हरा दिया. Seleucus not only surrendered the 4 provinces of Herat, Kandahar, Kabul and Baluchistan, but he also had to give the daughter in marriage to the Mauryan ruler. सेल्यूकस ने न सिर्फ सरेंडर करा, आत्मसमर्पण करा, बाकी उसने अपने 4 स्टेट, कौन कौन से उनके नाम दिए हुए बेटा यहाँ पे, हेरात, कंधार, काबुल एंड बलूचिस्तान. इसमें से कुछ अभी पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने उनको दे दिया. उनकी डॉटर है, उनकी मैरिज भी किससे कर दी, चंद्रगुप्ता मौर्य से.
Encouraged by his success in the north, Chandragupta Maurya is credited to have won many southern states as well. जिस तरीके से चंद्रगुप्ता मौर्य को नॉर्थ में विजय मिली, जीत मिली, इसी तरीके से उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर भी डिफरेंट स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया. Thus Chandragupta Maurya laid the foundation of a vast empire which extended from Bengal in the east to the Hindu Kush in the west and from the Himalaya in the north to Mysore in the south. Chandragupta was also a great administrator. इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया. अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से लेके आसाम तक, बंगाल तक, और उसके बाद साउथ में मैसूर से लेकर के और नॉर्थ के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य को स्थापित किया. आफ्टर चंद्रगुप्ता मौर्य हिज सन बिंदुसारा रूल्ड फॉर सम ईयर्स बट नॉट मच इज नोन अबाउट हिज रीजन. चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद बिंदुसारा बने, पर उसके बारे में हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है. उनका ड्यूरेशन था 298 BC से 273 BC. आफ्टर हिम इज इलस्ट्रेशन सन अशोका सक्सीड हिम, और उसके बाद जो अशोका हैं वो वहाँ के मौर्यन बोल सकते हो आपके जो मगधा एम्पायर है उसके रूलर बने. आफ्टर द मौर्यन एम्पायर many emperors were established in India, but the credit of establishing the first historical empire in India goes to the Mauryan, especially to Chandragupta Maurya. बहुत सारे मौर्यन रूलर्स आए, पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का, बहुत बड़ा बोल सकते हो आप वास्ट एम्परर डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है. India was invaded by the Greek conqueror Alexander, who conquered a number of small kingdoms of the northwest and left many Greeks settled here. और उसी समय जो अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक करा था, उसने नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया और अपने वहाँ पर जो बोल सकते हैं उनके जो हेड थे उनको वहाँ पर छोड़ करके वहाँ से ग्रीक जो सेटल्स ग्रीक पर्सन थे जो हेड थे उनको वापस सेटल करके वहाँ से चले गए. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. Most of our knowledge about the Mauryan administration is derived from the account recorded by the Greek ambassador Megasthenes in his book Indica. एक ग्रीक जो बोल सकते हो ट्रेवलर है मेगास्थनीज, जो इंडिया थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंडिका, और इनकी बुक इंडिका से हमारे को उस टाइम पीरियड के बारे में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस सब के बारे में हमारे को नॉलेज मिलती है. यू टू लर्न द नेम इंडिका. द अदर सोर्स ऑफ आवर नॉलेज इज द बुक रिटन बाय द चंद्रगुप्त Minister of Chanakya, Chandragupta, Minister Chanakya, is also known as Kautilya and Vishnugupta. The name of the book was Arthashastra. इसी तरह हमारी एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है चंद्रगुप्त के जो मिनिस्टर थे जिनको हम चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य अलग अलग नाम से जानते हैं, उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र. इससे भी हमारे को उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में नॉलेज मिलती है. उनकी एक बहुत फेमस बुक मानी जाती है चाणक्य नीति. सेंट्रल गवर्नमेंट. The king was the highest authority of the state. He was, however, assisted by a council of ministers और a मंत्री परिषद. जो वहाँ का हेड होता था कौन होता था? किंग, और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ी मंत्री परिषद होती थी और जिनकी एडवाइस से जनरली वर्क करते थे. द मिनिस्टर वर वाइज एंड लॉयल टू द किंग. ईच मिनिस्टर वॉज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट. जो मिनिस्टर थे वो लॉयल और ईमानदार होते थे किंग के लिए, और उनको पूरे एक अलग से मिनिस्ट्री दी जाती थी जिसका उनको कामकाज संभालना होता है. जैसे हमारे यहाँ पर होता है, आप देखते हैं कोई हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी उस समय भी दी जाती थी. बिसाइड द मिनिस्टर देयर वर अदर ऑफिसर्स हु कैरीड आउट देयर रेस्पेक्टिव ड्यूटीज. अलग मिनिस्टर्स भी होते थे जो अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते थे, ऑफिसर्स भी होते थे जो अपनी अपनी ड्यूटीज़ करते थे. देवर अध्यक्ष जो कि सुप्रिटेंडेंट होता था, अमात्यास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महामंत्रास गवर्नर्स, प्रदेशस रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजुकास जुडिशियल ऑफिसर्स एंड युक्तास ट्रेजरी ऑफिसर्स. ये डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पर अलग अलग ऑफिसर्स होते थे. प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो अलग अलग प्रोविजंस उनके बने हुए थे, स्टेट बने हुए थे, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी. द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविजन ऑफ मगधा, तक्षशिला, उज्जैन एंड स्वर्णगिरी. पूरा स्टेट 4 पार्ट में डिवाइड था, 4 अलग अलग प्रोविजंस में डिवाइड था. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज लुक्ड आफ्टर द स्कंद एंड दैट ऑफ विलेज बाय द विलेज हेडमैन कार्ड ग्रामिकास और ग्रामीण्स.
वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाता था और विलेज लेवल पर भी देखा जाता था। और विलेज लेवल पर जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामिकास और ग्रामीण्स। रेवेन्यू सिस्टम के गवर्नमेंट को कहाँ से, टैक्सेस से कैसे पैसे मिलते थे गवर्नमेंट को। लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम। गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू, मतलब जमीन से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, सिंपल हम बोलते थे इसको लगान। इट वेरिड फ्रॉम 1/6 to 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। फार्मर जितना प्रोडक्शन करते थे उसका 1/6 से 1/4, टोटल का 1/6 पार्ट या 1/4 पार्ट के बीच में गवर्नमेंट इसको चार्ज करती थी। टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम माइंस, फॉरेस्ट, केटल, टोल टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। अलग अलग तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, माइंस खानों से, जंगलों से, केटल्स जो एनिमल्स वगैरह पालते थे उससे, टोल टैक्स जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है उससे टैक्स लिया जाता था, और भी अदर जो प्रोफेशनल टैक्सेस होते हैं वो सब गवर्नमेंट चार्ज करती थी। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सेना कैसी थी। चंद्रगुप्ता मेंटेन ए ह्यूज आर्मी ऑफ 6 लाख इन्वेंट्री। बहुत बड़ी सेना थी, इसके अंदर 6 लाख, आप बोल सकते हो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 6 लाख की उनके पास सेना थी, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज की तरह पॉपुलेशन नहीं थी, तो उस समय 6 लाख की सेना एक तरह से बोल सकते हो बहुत बड़ी सेना थी। क्योंकि अभी हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास इतनी वर्ल्ड में हमारी सेकेंड लार्जेस्ट सेना है, बट फिर करीब 15-17 लाख के आसपास ही होगा। 30,000 कैलवरी, 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स। मतलब 30,000 मतलब बोल सकते हो घुड़सवार जो घोड़े पे चढ़ के लड़ाई करते हैं। 9,000 एलिफेंट थे उनके पास और 8,000 रथ थे। इतनी बड़ी सेना उनके पास थी उस समय। देयर वॉज एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ स्पाई सिस्टम। स्पाई मतलब जासूस, उनका एक बहुत अच्छा सिस्टम जासूस का भी था। वो अदर कंट्री में अलग अलग जगह उनके जासूस रहते थे और वहाँ से इंफॉर्मेशन वो उनको बताते रहते थे। दीज स्पाइस केप्ट द एम्परर इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट मैटर्स। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, हम सेकंड टॉपिक पर आते हैं। सिविक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, जो वहाँ की कैपिटल था पाटलिपुत्रा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मेगास्थनीज टेल अस मच अबाउट द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, द कैपिटल ऑफ मौर्यंस। हमारे को इसके बारे में किसने बताया, जो मेगास्थनीज की बुक है, मैंने आपको पहले नाम बताया था इंडिका, उससे हमारे को नॉलेज मिलती है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी सराउंडेड बाई डीप मॉट एंड हाई वॉल्स। एक बहुत अच्छी सिटी थी, यहाँ पर चारों तरफ, उसके सिटी की चारों तरफ गहरी खाई थी और उसके साथ बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी। जैसे बोल सकते तो पूरा उसको पैक कर रखा था चारों तरफ से। ऑल द हाउसेज इंक्लूडिंग द किंग पैलेस वर मेड ऑफ वुड। सारे हाउस किससे बनते थे, लकड़ी से। द किंग पैलेस वॉज मैग्निफिकेंट एंड ही लिव्ड इन लग्जरी। बहुत अच्छा विशाल भवन उनका बना हुआ था और एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ वहाँ के राजा उस समय जीते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी वॉज लुक्ड आफ्टर ए कमेटी ऑफ 30 मेंबर। दिस कमेटी वॉज फर्दर डिवाइड इंटू 6 बोर्ड। जो पूरी कमेटी, वो 30 लोगों की कमेटी थी, अलग अलग 6 बोर्ड के अंदर, मतलब 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड थी, जो पूरी सिटी का मैनेजमेंट करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर जिला परिषद है, सिमिलर इसी में भी आप बोल सकते हैं। द फर्स्ट बोर्ड वॉज कंसंट्रेट विद इंडस्ट्रीज एंड आर्ट्स। पहला बोर्ड किसको देखता था, इंडस्ट्री और आर्ट्स को। द सेकेंड बोर्ड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द फॉरनर्स। सेकेंड बोर्ड किसको देखता है, जो फॉरनर्स, जो विदेशों से लोग आते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट से, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। द थर्ड बोर्ड रिकॉर्डेड द बर्थ एंड डेथ। बहुत अच्छी बात बता रही है कि जितनी बर्थ होती थी, जितनी डेथ होती थी, उसका भी वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। हमारे यहाँ पर होता है, आप ऐसे बहुत सारे बच्चों ने बर्थ सर्टिफिकेट बना रखा होगा, इस तरह किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, ये उस समय भी था। द फोर्थ बोर्ड रेगुलेटेड द ट्रेड एंड कॉमर्स एंड चेक्ड वेट एंड मेजर्स। जो चौथा बोर्ड था ट्रेड और कॉमर्स को लुक्ड आफ्टर करता था, उसकी देखभाल करता था। उसके साथ साथ जो वजन तोलने के बाट वगैरह होते थे उनको भी चेक करते थे कि कहीं पर लोग बेईमानी तो नहीं कर रहे, लोगों को गलत वजन या कम सामान तोल के तो नहीं दे रहे, इसकी भी जांच की जाती थी। द फिफ्थ बोर्ड एंश्योर्ड द क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स। फिफ्थ बोर्ड क्या देखता था, जो लोग सामान बना रहे हैं उसकी पूरी क्वालिटी, तो घटिया क्वालिटी का सामान तो नहीं बना रहे, इसकी भी जांच की जाती थी। द सिक्स्थ बोर्ड कलेक्टेड टैक्सेस ऑन सोल्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ देयर प्राइस। और सिक्स बोर्ड क्या देखता था, जो सामान बेचा जा रहा है उस पर 10% वो टैक्स लेते थे, मतलब 100 रुपये पर 10 रुपये। सो बाय दे मेक सिक्स बोर्ड टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज इन द पाटलिपुत्रा। द कमेटी ऑल्सो टुक स्टेप टू एंश्योर हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिल्ड हॉस्पिटल्स, रोड, पार्क, स्कूल एंड टेम्पल्स। उस समय भी सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता था, हेल्थ पर बहुत ज़्यादा वो लोग ध्यान रखते थे,
हॉस्पिटल बनाना, रोड बनाना, पार्क बनाना, स्कूल बनाना, इवन मंदिर बनाना, ये सारे काम उस समय किए जाते थे। अशोका एसेशन टू द थ्रोन, अब हम बात करेंगे अशोका एसेशन टू द थ्रोन, मतलब किस तरीके से अशोका उस समय फिर वहाँ पे किंग इवन राजा बने। अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूरल ऑफ एनिशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के सबसे पॉपुलर रूलर अगर किसी को माना जाता है तो अशोका को माना जाता है। उसके पीछे दो रीजन है, आगे हम पढ़ेंगे, एक तो उनका कलिंगा वॉर और दूसरा अशोक का धर्म, उनका धर्म। ही बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी, ही वॉज बोर्न इन अबाउट 302 BC, कब उनका बर्थ हुआ था? 302 BC। ड्यूरिंग बिंदुसारा रीजन ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, बिंदुसारा के टाइम पे वो तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। एंड thus got enough experience of administration. He succeeded to the throne after his father death in 273 BC. उनके फादर की डेथ होने के बाद 273 BC के अंदर बिफोर क्राइस्ट वो एम्परर राजा बने थे। बट हिज कोरोनेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड 4 years आफ्टर इन 269 BC, पर उनकी जो थ्रोन पर बैठने की जो सेरेमनी थी, उसका जो बोल सकते हैं फंक्शन वगैरह जो भी था उसको मनाया गया था, वो 4 साल बाद हुआ था। प्रोबेबली द डिले फॉर 4 years was due to war of succession in which Ashoka defeated his elder brother Susima and assumed the title of देवानाम पिरिया। इससे इसलिए हुआ कि उनके जो ब्रदर से उनकी बोल सकते हैं फाइट चल रही थी, उनके ब्रदर का नाम था सुसीमा, उन्होंने उनको डिफीट करा और उससे उन्होंने उपाधि ली, मतलब तरह से टाइटल लिया देवानाम। ही बिलीव, इसका मीनिंग होता है द बिलव ऑफ द गॉड, मतलब जो चीज़ भगवान को प्रिय है। एंड प्रियदर्शी, मतलब जो अच्छा नजर आने वाला है, लुकिंग हैंडसम, प्रियदर्शी। द कलिंगा वॉर ऑफ 260 BC एंड फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अगर बात करेंगे इसके बाद कलिंगा वॉर 261 BC, जो हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द conquest of Kalinga by Ashoka was perhaps the most important event of his reign. उसके टाइम पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है वॉर ऑफ कलिंगा। अशोका हैड इनहेरिटेड ए वास्ट एम्पायर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर एंड फादर, बट कलिंगा द मॉडर्न प्रोविंस ऑफ ओडिशा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट वॉज नॉट येस इन हिज एम्पायर। उनको एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, मगर एक कलिंगा स्टेट ऐसा था जो कि प्रेजेंट उड़ीसा के अंदर आता है, वो उनके एम्पायर में नहीं था, तो उनकी हमेशा इच्छा थी कि हम कलिंगा को भी अपने में मिला लें। अशोका हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड एग्रेशन कुड नॉट टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। जो अशोका अपने राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे अपने जो फादर ग्रैंडफादर की तरह, तो उनकी भी इच्छा थी कि जो कलिंगा स्टेट है इसको हमारे में मिलाया जाए, कि हमारे पास में इतना बड़ा स्टेट है और हमारा पार्ट नहीं है, तो उनके मन में इच्छा क्या थी कि इसको हमारे के अंदर हम मिला लें। Thus Ashoka invaded his territory in 261 BC. The Kalinga people offered tough resistance, but they were ultimately overpowered by the mighty Mauryan army. From Rock Edict 13, he come to know that the Kalinga people suffered much, and as many as 150,000 persons were captured, 100,000 were slain, and many times that number died. ये बता रहे बहुत बड़ा वॉर हुआ था उसके अंदर, और उस वॉर के अंदर जो रॉक एडिट हमारे को मिला है 13, वो हमारे को क्या बताता है 150,000 पर्सन वर कैप्चर्ड, मतलब 150,000 पर्सन वर कैप्चर्ड, लगभग 1.5 लाख लोगों को उन्होंने कैप्चर करा, 100,000 वर स्लेन एंड मैनी टाइम्स नंबर डाइड, उससे बहुत सारे लोगों की उनकी डेथ हुई। रिजल्ट ऑफ द कलिंगा वॉर, इस कलिंगा वॉर के हमारे लिए क्या रिजल्ट आए? डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कलिंगा मेड अशोका अनहैप्पी, इतने सारे लोगों की डेथ हुई, उससे जो अशोका थे उस समय के किंग, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी अपर्सन हुए। इट बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड ही बिकम द फर्स्ट मोनार्च इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टू एबडन द पाथ ऑफ वॉर एंड वायलेंस। ये वर्ल्ड के पहली इस तरह का बोल सकते हो कोई एम्पायर था जिसने डिसीजन लिया कि इसके बाद हम कोई भी वार नहीं करेंगे, किसी तरह के युद्ध में भाग नहीं लेंगे। फॉर द नेक्स्ट 30 years दैट ही रूल्ड ही नेवर वेंट टू वॉर, उसके बाद उन्होंने 30 साल तक शासन किया, मगर वो कभी भी किसी वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ही बिकम द
एल्डेंट फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, इसके बाद वो किसके फॉलोवर बन गए? भगवान बुद्ध के। उपागुप्ता हु वॉज हिज गुरु इंट्रोड्यूस हिम टू बुद्धिज्म, उनके जो गुरु थे उपागुप्ता, उन्होंने क्या करा? उनको बुद्धिज्म से इंट्रोडक्शन कराया। देर आफ्टर अशोका गेव अप हिज एम्बिशन टू दिग्विजय एंड विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शन एंड परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ धर्म विजय। इसके बाद अशोका ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। उनकी पहले पॉलिसी क्या थी? दिग्विजय, कि मुझे चारों स्टेट में सब तरफ विजय प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना, और उसको चेंज कर दिया। अब उनका टारगेट क्या होगा? धर्म विजय, कि मेरे को तो जो मेरा रिलीजन है बौद्ध धर्म है उसको आगे बढ़ाना है और धर्म विजय प्राप्त करनी है। अशोका एम्पायर वॉज वेरी वास्ट, इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट। ये ब्रह्मपुत्र से लेकर कहाँ तक था? नॉर्थ वेस्ट तक। इन द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ, इन रिवर पेन्नार इन द साउथ, साउथ के जो रिवर पेन्नार है वहाँ से लेकर के, और इवन आप बोल सकते हो हिंदू कुश पर्वत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। सम पोर्शन ऑफ नेपाल एंड कश्मीर ऑल्सो फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर, कुछ आसाम का पार्ट, कुछ कश्मीर का पार्ट भी इनके एम्पायर का एक पार्ट था। आउटसाइड इंडिया इट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ काबुल, हेरात एंड कंधार, जो कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान के अंदर है। ये तीनों भी अशोक के साम्राज्य का पार्ट थे। इट वॉज थस द बिगेस्ट एम्पायर इन एनिशियंट इंडिया, और एनिशियंट इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है इसको, द एम्पायर ऑफ अशोका। सो इन टुडेज क्लास वी स्टडी ऑल दिस अबाउट द अशोका द ग्रेट एम्पायर। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका, अशोका जो धर्म है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।